नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भारत का भौतिक प्रदेश उसमें दोस्तों हम लोगों ने तीसरे क्रम भारत का पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र उस पर चर्चा की। उसमें दोस्तों हम लोगों का जो चौथा क्रम था समुद्र तटीय क्षेत्र, वह दोस्तों शेष था। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, समुद्र तटीय क्षेत्र, तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भारत का जो उत्तर में विशाल पर्वत हिमालय, उस पर दोस्तों हम लोगों ने चर्चा की। दूसरे क्रम पर जो उत्तर का विशाल मैदान, उस पर हमने चर्चा की। तीसरे क्रम पर भारत का प्रायद्वीपीय या जो पठारी क्षेत्र, उस पर हमने चर्चा की। और चौथा जो हमारा क्रम था समुद्र तटीय क्षेत्र, उस पर दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप लोग अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब चैनल को अवश्य ही करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र। आपको जैसा दोस्तों पता ही होगा कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, वह दोस्तों प्रायद्वीपीय का अर्थ ही होता है कि तीन ओर से पानी से घिरा क्षेत्र। तो दोस्तों जो हमारा दक्षिण का भारत है वह तीन ओर से घिरा है, इसीलिए हम लोग उसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पूर्व की ओर स्थित हमारा क्षेत्र है उसे हम लोग दोस्तों पूर्वी घाट बोलते हैं, और जो पश्चिम की ओर स्थित क्षेत्र हमारा है उसे हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो उसी आधार पर दोस्तों जो समुद्र तटीय क्षेत्र है भारतीय परिप्रेक्ष्य में दो भागों में उसे बांटते हैं। पहला दोस्तों पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र और दूसरा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों दिशाओं का ज्ञान आपको अच्छी तरीके से होगा। ये हमारी पूरी दिशा है तो ये हमारा पूर्वी घाट हो गया, और ये पश्चिमी दिशा तो हमारा ये पश्चिमी घाट हो गया। इसके आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र, तो पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र आपको पता ही होगा, जो हमारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी या कर्नाटक, अरे सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु तक जो हमारा क्षेत्र है उसे हम लोग पश्चिमी तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो दोस्तों गुजरात से लेकर जो तमिलनाडु तक का क्षेत्र है उसे हम लोग पश्चिमी तटीय क्षेत्र बोलते हैं। इसमें भी दोस्तों जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है हम लोग इसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला दोस्तों कोंकण तट, दूसरा कन्नड़ तट और तीसरा मालाबार तट। दोस्तों इससे पहले इन पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दूं, जो गुजरात का क्षेत्र है उसमें दोस्तों ये हमारी कच्छ की खाड़ी पड़ती है, और उसके नीचे दोस्तों जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है और गुजरात का जहाँ से अंत होता है, वहीं से दोस्तों यहाँ पर आपकी खंबात की खाड़ी पड़ती है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि कच्छ की खाड़ी कहाँ हमारी पड़ती है और खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों इसके आगे जो कोंकण तट है हमारा, या दोस्तों हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है, या दोस्तों गुजरात से प्रारंभ होकर गोवा तक पड़ता है। गुजरात से प्रारंभ होकर गोवा तक जो हमारा तट पड़ता है इसे हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो गोवा से प्रारंभ होकर हमारा कर्नाटक में जो दोस्तों मंगलोर है वहाँ तक जो आता है उसे हम लोग कन्नड़ तट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे जो ये मालाबार तट है हमारा, या दोस्तों कर्नाटक के मैंगलोर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है यहाँ तक जो है ये हमारा मालाबार तट होगा। तो दोस्तों इन जो तीन हमारे तट हैं इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लें, और मानचित्र में जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप लोग भी मानचित्र बनाकर इनको ऐसे ही नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर में सबसे पड़ेगा वह कोंकण तट, मध्य में कन्नड़ तट और दक्षिण में मालाबार तट। तो दोस्तों इसके आगे इनके जो पॉइंट हैं वो हम लोग देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य से कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी आपको पता होगा यह तमिलनाडु में है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है यह इसका विस्तार दोस्तों गुजरात राज्य से कन्याकुमारी तक है। इस क्षेत्र का निर्माण अफ्रीकी महाद्वीप में भ्रंशन के कारण हुआ है।
मैंने आपको कई बार बताया है। जो हमारा ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, या दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप हमारा था, उसमें दोस्तों यहीं पर हमारा कुछ जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत इसी तरह कुछ लगा हुआ था। उसके बाद दोस्तों जब इसमें जो हमारी जो हम अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा ही ये हमारा भारत का क्षेत्र जो है दक्षिणी भारत का, यह दोस्तों अलग हुआ। और कई हजार वर्षों में या धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए दोस्तों जो हमारा आपकी इंडियन प्लेट थी, उसमें ही दोस्तों या धीरे धीरे आकर सेट हो गया। इस प्रकार कुछ आकर इसमें सेट हो गया। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यह जो अफ्रीका महाद्वीप थी, इसी में भ्रंशन के प्रक्रिया के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। तो वही चीज़ दोस्तों लिखी, इस क्षेत्र का निर्माण अफ्रीका महाद्वीप में भ्रंशन के कारण ही हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पश्चिमी घाट में स्थित पहाड़ियाँ एवं पर्वत तीव्र ढाल वाली हैं, अतः यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ एस्चुरी अथवा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। यह चीज़ आप लोग विशेष का ध्यान रखिए। जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पहाड़ियाँ एवं पर्वत तीव्र ढाल वाली हैं, अतः यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ एस्चुरी अथवा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जो दोस्तों पश्चिमी घाट है, वहाँ पर जो नदियाँ होंगी वह एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी, और जो पूर्वी घाट पर नदियाँ होंगी वह दोस्तों डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो दोस्तों उसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे जो हमारी पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती नदी, कर्नाटक में शरावती, और गोवा में मांडवी एवं जुआरी नदी। इसी प्रकार दोस्तों केरल में भरतपुजा तथा पेरियार नदियाँ एस्चुरी अथवा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। गुजरात में दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती, कर्नाटक में शरावती और गोवा में मांडवी एवं जुआरी, और केरल में भरतपुजा तथा पेरियार नदियाँ या दोस्तों एस्चुरी अथवा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग, जो पश्चिम तटीय मैदान है, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर है। जो दोस्तों पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई जो है वह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर ही है। संपूर्ण पश्चिमी तटीय क्षेत्र को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला दोस्तों कोंकण तट, दूसरा कन्नड़ और तीसरा मालाबार। तो मैंने बताया कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, कन्नड़ तट जो है हमारा जब गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक, और दोस्तों जो मालाबार तट है हमारा यह कर्नाटक से कन्याकुमारी तक। इन तीनों जो तट है हमारे, इनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों है, गोवा राज्य की राजधानी जो पणजी है, यह जुआरी नदी के तट पर ही स्थित है। जो गोवा राज्य की राजधानी पणजी या जुआरी नदी के तट पर ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो पश्चिमी तट है, उसके जो तट हैं उन पर हमने चर्चा की, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। उसके अलावा दोस्तों जो पश्चिमी तट है, इसी पर दोस्तों कुछ दर्रे पड़ते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे दोस्तों, हमने इससे पहले जो हिमालय पर्वत था हमारा, उसमें हम लोगों ने जो दर्रे थे उन पर हम लोगों ने चर्चा की और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा। इसी में दोस्तों उसी प्रकार जो हमारा पश्चिमी घाट है, इन पर भी दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कुछ दर्रे हैं, तो उनमें दोस्तों जो प्रमुख दर्रे हैं उन पर हम लोग आज चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो पश्चिमी घाट के दर्रे केरल में दोस्तों सेनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रा, ये दोस्तों दोनों दर्रे आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, ये दोस्तों 2 दर्रे जो हैं वह महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो केरल में कौन कौन से दर्रे हैं? सेनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रा। महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। जो पालघाट दर्रा है दोस्तों, यह केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल को कर्नाटक और तमिलनाडु से जोड़ता है। थालघाट दर्रा दोस्तों नासिक को मुंबई से जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा जो है वह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो इनको भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। जो इन दोनों दर्रों को विशेष का ध्यान रखिएगा। जो थालघाट दर्रा है वह नासिक को मुंबई से जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा जो है वह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कभी कभी आपको
आपसे इनके जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है यह भी पूछ लेता है। प्रश्न ऐसे बन जाता है कि नासिक को मुंबई से कौन सा दर्रा जोड़ता है या मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो इन दोनों दर्रों के बारे में आप विशेषकर आप लोग ध्यान रखिएगा। यह दोस्तों पश्चिमी घाट के जो प्रमुख दर्रे थे उन पर हमने चर्चा की। इसके बाद दोस्तों अब हमारा जो पूर्वी घाट है उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके आगे यहाँ तक आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पश्चिम तटीय क्षेत्र पे जो हमारे तट हैं उनको किस प्रकार विभाजित किया गया, यहाँ के दर्रे, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे दोस्तों जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिएगा पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र, इसमें भी दोस्तों वैसे तो आपको अधिकतर देखने को मिलेगा कि जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र है इसको दोस्तों दो ही भागों में विभाजित किया गया है। एक आपको मिल जाएगा कोरोमंडल तट और दूसरा दोस्तों मिल जाएगा आपको उत्तरी सरकार तट। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ गहराई से आप चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसको हम लोग दो नहीं तीन भागों में विभाजित करेंगे। पहला दोस्तों कोरोमंडल तट हमारा, दूसरा दोस्तों उत्तरी सरकार तट और तीसरा उत्कल तट है या कलिंग तट, इसे दोनों बोलते हैं, उत्कल तट है या कलिंग तट है। इसके अलावा दोस्तों जो कोरोमंडल हमारा है यह दोस्तों पड़ता है आपका नीचे, आपको पता होगा यह हमारा तमिलनाडु राज्य है। तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है कोरोमंडल तट हमारा। उसके अलावा दोस्तों जो उत्तरी सरकार तट है यह हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। इसके अलावा जो उत्कल, यह आपको पता होगा उड़ीसा का ही जो पुराना नाम वह उत्कल ही था। तो इसको आप लोग इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं कि जो उड़ीसा का तट है हमारा वह उत्कल तट मिलेगा आपको। इसे ही दोस्तों कलिंग तट भी बोलते हैं। तो दोस्तों इन जो हमारा पश्चिमी घाट था उनको भी दोस्तों हम लोगों ने तीन भागों में विभाजित किया। उनमें दोस्तों कोंकण, कन्नड़, मालाबार, और हम लोग इसी प्रकार जो हमारा पूर्वी तट है इसको भी तीन भागों में विभाजित करेंगे, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। तो दोस्तों अब हम लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र का निर्माण प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। दोस्तों जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र है या दोस्तों जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके द्वारा जो लाए गए अवसाद हैं उनके निक्षेपण से हुआ है। और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वह दोस्तों आपको बताया जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप उसमें भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए दोस्तों जो हमारा पश्चिमी घाट है यहाँ पर दोस्तों जो नदियाँ हैं वह पहाड़ियाँ वह तीव्र ढाल वाली हैं। इसीलिए दोस्तों जो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं वह डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी और डेल्टा में अंतर आपको बताएंगे आगे कि एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है इसका निर्माण प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अगला पॉइंट दोस्तों पूर्वी तटीय क्षेत्र का विस्तार हुगली नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इसका विस्तार दोस्तों हुगली नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है, तो कन्याकुमारी तक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखें कि पूर्वी तटीय मैदान इसकी सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है। और जो पश्चिमी घाट था हमारा उसकी सर्वाधिक चौड़ाई जो थी वह दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में थी। तो इसकी चौड़ाई सर्वाधिक कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों जो हमारा पूर्वी घाट है तो इसमें दोस्तों जो नदियाँ निकलती हैं वह हमारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसमें दोस्तों जैसे यहाँ से आपकी हुगली नदी निकलेगी, उसके बाद दोस्तों स्वर्णरेखा नदी, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सी महानदी हो गई आपकी गोदावरी हो गई, उसके अलावा दोस्तों कृष्णा हो गई, पेन्नार, और दोस्तों जैसे कावेरी हो गई आपकी, वेगई नदी हो गई, ये कई नदियाँ निकलती हैं। तो ये दोस्तों जो यहाँ से पूर्वी घाट से नदियाँ निकलेंगी या पूर्वी घाट तक नदियाँ जो आएंगी यहाँ तक दोस्तों ये हमारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे दोस्तों
यह क्षेत्र, यह तो आपको पता ही हो गया कि सर्वाधिक चौड़ा इसकी तमिलनाडु राज्य में है। यह क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अपेक्षा काफ़ी चौड़े होते हैं और यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है यह दोस्तों चौड़ा इसीलिए है क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं उनको क्षेत्र बहुत ज़्यादा मिलता है और ये मैदानी क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ नदियाँ धीरे धीरे प्रवाहित होकर इनको आते हुए यहाँ पर जो यहाँ ढाल जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, समतल है, तो यहाँ तक आते थे इनकी जो स्पीड है वह कम हो जाती है और ये जो अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं उनका दोस्तों ये यहीं जो समुद्र तटीय क्षेत्र इन पर ही इनका निक्षेपण करने लगती हैं। तो इनके निक्षेपण से ही दोस्तों यह क्षेत्र जो है वह दोस्तों मैदान के रूप में परिवर्तित होता चला गया। इस क्षेत्र में दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र है यह दोस्तों अवसादों के निक्षेपण से ही निर्माण इसका हुआ है। तो इसमें दोस्तों खेती भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर अवसादों के जमा हुआ है और जो भूमि है वो बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर दोस्तों खेती भी अच्छी होती है। और ख़ासकर दोस्तों जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है या दोस्तों यहाँ लिखा ही इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है, तो जो तमिलनाडु का क्षेत्र है दोस्तों, जो तमिलनाडु में आपको पता है अभी बताया आपको जो कोरोमंडल तट है हमारा, यहाँ पर दोस्तों धान की खेती बहुत अच्छी होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पूर्वी जो तट है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार और उत्कल या कलिंग तट। तो जो कोरोमंडल हमारा है यह दोस्तों तमिलनाडु का क्षेत्र है, उत्तरी सरकार तट यह आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और उत्कल तट या कलिंग तट यह दोस्तों उड़ीसा का क्षेत्र है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको बता दें कुछ, यह दोस्तों जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है यह दोस्तों यहाँ पर अगर आप बहुत बारीकी से देखें या आप बड़ी परीक्षा जवाब देने को जाएंगे तो वहाँ से आपको एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि जो पश्चिम बंगाल का तट है इसे क्या बोला जाता है। वैसे दोस्तों नॉर्मल तो आप जो हमारा पूर्वी तट है इसको 3 ही भागों में विभाजित करेंगे, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल या कलिंग तट। लेकिन दोस्तों अगर बड़ी परीक्षाओं में आप बैठेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि पश्चिम बंगाल के तट को क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों दीघा तट बोलते हैं, दीघा तट। और दोस्तों जो हमारा दीघा तट है यह जो हमारे तट हैं इनमें सबसे छोटा भी है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा तट जो है वह दीघा तट है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप गुजरात राज्य की बात करें तो ये जो गुजरात राज्य का क्षेत्र है यह दोस्तों काठियावाड़ प्रायद्वीप बोला जाता है, इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप बोला जाता है। तो दोस्तों जो हमारा गुजरात की जो तट रेखा पड़ेगी, वैसे तो दोस्तों ये आती है हमारे कोकण तट में, लेकिन आप मैंने बताया अगर बड़ी परीक्षाओं में देखेंगे तो दोस्तों इसको हम लोग काठियावाड़, जो हमारा ये तट है ये इसे हम लोग काठियावाड़ का तट भी बोलते हैं क्योंकि यह दोस्तों नीचे की ओर है, या काठियावाड़ प्रायद्वीप इसे बोलते हैं। और जो गुजरात का तट पड़ता है इसे हम लोग काठियावाड़ तट भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, कहीं नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें दोस्तों अगर पूछ लें तो सबसे बड़ा तट जो पड़ेगा, अगर काठियावाड़ तट देखें तो सबसे बड़ा हमारा यही पड़ेगा और दूसरे नंबर पर आपका पड़ेगा उत्तरी सरकार तट, सेकंड नंबर पर। उसके बाद तीसरे पर दोस्तों हमारा कोरोमंडल तट पड़ेगा। अगर सबसे बड़ा पूछे दोस्तों तो काठियावाड़ तट होगा, सबसे छोटा हमारा अगर पूछते तो दीघा तट होगा। अगर वैसे दोस्तों जो आप बड़ी परीक्षाएं देने जाएंगे तो उनमें दोस्तों आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखें। उसके अलावा अगर नॉर्मल परीक्षा में पूछा जाए कि हमारा सबसे बड़ा तट कौन सा है तो दोस्तों वह होगा उत्तरी सरकार तट। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आगे मैंने आपको बताया कि जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र है या दोस्तों यहाँ दोस्तों जो कोई खास पर्वत चोटियाँ नहीं पड़ती हैं, तो यह क्षेत्र जो है दोस्तों वो हमारा कुछ मैदानी क्षेत्र पड़ता है क्योंकि यहाँ दोस्तों जो ये पर्वत चोटियाँ हैं या दोस्तों कुछ खास ऊंची नहीं हैं। और दोस्तों जो नदियाँ यहाँ आती हैं वह यहाँ आकर इनका ढाल जो है वह कम होता चला जाता है। तो दोस्तों जो अपने साथ ये नदियाँ अवसाद बहाकर लाती हैं उनकी स्पीड, यहाँ नदियों की स्पीड जो है
धारा की स्पीड है वह यहाँ पर कम होती जाती है और यह दोस्तों मैदान में आते ही यहाँ पर दोस्तों अवसादों का निक्षेपण करने लगती हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो नदियाँ यहाँ हैं यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो हमारा पश्चिमी घाट है यहाँ दोस्तों जो पर्वत चोटियाँ हैं वह तीव्र ढाल वाली हैं, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वह सीधा अरब सागर में चली जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो एस्चुरी और डेल्टा में आपको अंतर पता चल गया होगा कि वो जब नदी हमारी निकलती है और तीव्र ढाल से होते हुए सीधा बड़े जल में जैसे आपके या अरब सागर है यहाँ पर दोस्तों मिल गई आकर, तो दोस्तों जो नदी अपने जो मुहाने पर अवसादों का जमाव ना कर सके तो वहाँ पर दोस्तों वह एस्चुरी बोला जाएगा। और जो नदी अपने मुहाने पर अवसादों का जमाव कर देती है उसे दोस्तों हम लोग डेल्टा बोलते हैं। आगे आपको दोस्तों एक चित्र के माध्यम से आपको और भी स्पष्ट आपको हो जाएगा कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है। दोस्तों देखिएगा, यह हमारा जो है डेल्टा है, आप लोग इसको देखिएगा। ये हमारी एक नदी आ रही है बहते हुए। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी मैदानी नदी है या पूर्वी घाट की नदी। आप सीधा इस प्रकार ध्यान रखें कि हमारी पूर्वी घाट की नदी है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, यह नदी आकर जो ये हमारा समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है हमारी, तो इन नदी आकर दोस्तों देखिएगा कि कई धारों में यहाँ पर आकर मुहाने पर आकर कई धारों में विभाजित होकर जो अपने अवसाद लाई ये नदी बहाकर वो यहीं पर स्थापित करती गई और धीरे धीरे ये जो क्षेत्र का निर्माण हुआ यह इसे हम लोग दोस्तों डेल्टा बोलते हैं। ये दोस्तों आपको पता होगा, आप लोग मैथ पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये क्षेत्र है दोस्तों आप लोग देखिएगा ये डेल्टा के प्रकार का, जो गणित में डेल्टा बनता है उसी प्रकार का है, इसीलिए दोस्तों इसे डेल्टा बोलते हैं। और इसे दोस्तों सर्वप्रथम इसको डेल्टा बोला किसने, आपको पता होगा, जो हमारे इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इन्होंने ही दोस्तों जो नील नदी है इस पर ही दोस्तों इस प्रकार की आकृति देखी, तो उन्होंने ही दोस्तों इसको सर्वप्रथम डेल्टा बोला। तो उन्हीं के आधार पर दोस्तों इसे हम लोग तब से डेल्टा ही बोलते हैं। तो यह दोस्तों हो गया डेल्टा। आगे दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों देखिएगा यह है एस्चुरी। यह दोस्तों हमारी जो नदी है यह पश्चिमी घाट की नदी है, यह पश्चिमी घाट की नदी है और ये हमारा हो गया अरब सागर। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट की नदी है, आप लोग देखिएगा यह जो है वह तीव्र ढाल वाली चोटियों से बहकर आई है और यह दोस्तों तीव्र इसकी जो धारा है वह तीव्र है। वह दोस्तों आकर जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाई वह सीधा दोस्तों अरब सागर में इसका निक्षेपण करती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह आकर जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाई उसका दोस्तों निक्षेपण यहाँ नहीं कर पाई, सीधा अरब सागर में हो गया। तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। जो हमारी पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपको यहाँ पर दोस्तों आसानी से समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एस्चुरी में क्या अंतर है। चित्र के माध्यम से भी हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि डेल्टा एस्चुरी में क्या अंतर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों का जो भारत का भौतिक प्रदेश यह समाप्त हुआ। इसके आगे दोस्तों हम लोग कल से नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।